हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। और हम इस लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि गेट और आईएएस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन दी एसएससी मेंस। तो एसएससी मेंस के लिए जो ऑलरेडी एक बैच एईसी प्लस एप्लीकेशन पर लॉन्च है, आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आप आने वाले जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स के रिवीजन है, आप उन्हें बहुत ही आसान तरीके से जो है वो रिवाइज कर सकते हो बाय दी क्विक रिवीजन सेशंस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज कैन बी अवेल्ड हियर, और आप वो सभी चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर नंबर 7 ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग हम कुछ गेट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जरा। पूछा है, इफ द पाथ ऑफ एन इरिगेशन कैनाल is below the bed level of a natural stream, the type of cross drainage structure provided is। तो लेवल क्रॉसिंग, सुपर पैसेज, एक्विडक्ट, स्लुइस गेट, इनमें से लेवल क्रॉसिंग क्रॉस ड्रेनेज वर्क बिल्कुल है, सुपर पैसेज भी, एक्विडक्ट भी है। स्लुइस गेट तो वैसे भी नहीं है। स्लुइस गेट तो एक्चुअली में हमारे बराज में पानी को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन तो तीन ही है सोचने के लिए हमारे पास। अब ये सोचना है, इफ द पाथ ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज बिलो द बेड लेवल ऑफ अ नेचुरल स्ट्रीम। देखो, दोनों एक दूसरे लेवल पर चलती है, दोनों एक ही लेवल पर चलती है, तभी तो क्रॉस ड्रेनेज की बात आ रही है। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, पाथ ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज बिलो द बेड लेवल ऑफ नेचुरल स्ट्रीम। तो नेचुरल स्ट्रीम चल रही है, कैनाल को उसके नीचे से निकाला गया है। जिसको नीचे से निकाला जा रहा है, जो अपने लेवल पे चल रहा है, और जिसको नीचे से निकाला जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन इज, क्या हो रहा है यहां पर हमारे पास हमारे नेचुरल ड्रेन का डिस्चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू दी डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। तो डिस्चार्ज ऑफ नेचुरल ड्रेन इज मोर देन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल। क्या सही लिखा है ये हमने? सोचने की जरूरत है। जब भी नेचुरल ड्रेन का डिस्चार्ज कैनाल से ज्यादा होगा तो हमें क्या करने की जरूरत होगी? हमें हमेशा स्ट्रक्चर किसके लिए बनाना पड़ेगा? ठीक है, हमें हमारी जो क्रॉस ड्रेनेज है वो बनाना पड़ेगा, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर फॉर जिसका डिस्चार्ज ज्यादा होता है उसके लिए, नेचुरल ड्रेन के लिए। अब देखो, यहां पर सवाल में हिंट ऑलरेडी दे रखी है। इफ द पाथ ऑफ एन इरिगेशन कैनाल, इरिगेशन कैनाल के साइड में जो सर्विस रोड होती है, ये उसकी बात कर रहा है, वो हमारे नेचुरल ड्रेन के बेड लेवल से काफी नीचे है। ठीक है, वो काफी नीचे है, किससे? बेड लेवल ऑफ द नेचुरल स्ट्रीम से। तो बेड लेवल नेचुरल स्ट्रीम का ये है, इसके काफी नीचे है हमारे पास हमारा कैनाल का सर्विस रोड। तो मतलब इसका मतलब जगह काफी सारी है ना बीच में, वेकेंट स्पेस। इसका मतलब हमारे पास कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल है उससे काफी ऊपर है हमारे नेचुरल ड्रेन का बेड। तो बीच में अगर स्पेस क्रिएट हो रही है तो ऐसे में हमारे पास या तो बन सकता है हमारा सुपर पैसेज या कैनाल साइफन। गैप नहीं होती तो बनता कैनाल साइफन, गैप है तो क्या बनेगा? सुपर पैसेज। ठीक है, स्ट्रक्चर को इस तरह से देखा भी जा सकता है कि एक नेचुरल ड्रेन पास कर रहा है, एक आपके पास कैनाल है। तो हमारे पास सुपर पैचेज एज द गिवन एलिवेशन कंडीशन स्वीट्स क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमारे पास इस तरह से बन सकता है कि नेचुरल ड्रेन पास कर रहा है, उसके नीचे से कैनाल जाएगा, बीच में हमारे पास ये है फ्री स्पेस। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। इरिगेशन वाटर इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ क्रॉप इन अ फील्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 18% टू द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एट 28%। हमें 18% से 28% पे लेके आना है मॉइस्चर कंटेंट को। द इफेक्टिव रूट जोन ऑफ द क्रॉप इज 70 सेंटीमीटर। अगर डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर आर 1.3 एंड 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेटिंग द क्रॉप इज। तो देखो, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होता है? टू बी प्रोवाइडेड इक्वल टू गामा डी बाय गामा वाटर इंटू
डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू FC माइनस OMC इंटू FC माइनस OMC। हमारे पास ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है कहां पर? 18% पे। लेके कहां जाना है? 28% पे। दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.28 माइनस 0.10, सॉरी 18। ये बनेगा 1.3 इंटू 70 इंटू 0.10 सेंटीमीटर के बराबर। तो द आंसर शुड कम, mm में पूछा है आंसर, आंसर पूछा है mm में, तो बनेगा 1.3 इंटू 70 इंटू 0.1, 9.1 इंटू 10 इक्वल टू 91 mm। तो आंसर क्या आ जाएगा? 91 mm के बराबर। ठीक है, आंसर दे नहीं रखा है क्योंकि इट इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। अगला सवाल है हमारे पास, द डाटा फॉर एन एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर ए स्पेसिफिक मंथ आर गिवन बिलो। किसी एक स्पेसिफिक मंथ के लिए बात चल रही है। पेन इवेपोरेशन 100 mm, इफेक्टिव रेनफॉल है 20 mm, क्रॉप कोएफिशिएंट है 0.4 और इरिगेशन एफिशिएंसी 0.5। अगर हमने लॉसेस, डीपॉपुलेशन और रन ऑफ के अगर डिडक्ट कर दी उसके बाद भी इतनी बच रही है। अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर टू बी अप्लाइड टू द फील्ड इन दैट मंथ इज। तो देखो कितना अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, या लिखता हूं डेप्थ ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, डेप्थ ऑफ वाटर टू बी applied equal to depth of water required for irrigation minus P effective। तो माइनस द इफेक्टिव रेनफॉल। तो हमें चाहिए कितना पानी, कितना पानी चाहिए ये जरा सोचो। आपके पास पेन इवेपोरेशन 100 mm, इसका मतलब ये होता है कि किसी पेन में अगर आपने पानी रखा है तो वो एक महीने भर में 100 mm तक इवेपोरेट कर गया है, तो वो एक्चुअल कंडीशन में कितना करेगा, उसके लिए हमें चाहिए होता है हमारा पेन कोएफिशिएंट, और पेन कोएफिशिएंट हमारे पास यहां पर मेंशन नहीं है। सो इफ इट इज नॉट मेंशन, हम यहां पर बात कर लेते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट की। क्रॉप कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं, मतलब क्या, कितना पानी हमें एक्चुअल में चाहिए पड़ेगा। तो हमारे पास यहां पर लिखा जा सकता है क्या, हमारे पास क्रॉप कोएफिशिएंट इनटू वाटर लॉस्ट इन इवेपोरेशन माइनस पी इफेक्टिव। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इवेपोरेशन ये बता रहा है कि उस जगह से कितना पानी एक महीने भर में जा सकता है। क्रॉप कोएफिशिएंट कहता है कि हमें जितना पानी इवेपोरेट हो सकता है, जितना हमारे पास रेट है उसके 0.4 टाइम्स के बराबर पानी चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्रॉप ही उस टाइप का होगा। तो ऐसे में हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज 0.4 इंटू 100 mm माइनस पी इफेक्टिव। तो माइनस पी इफेक्टिव में क्या बनेगा, 20 mm। तो ये बन रहा है 40 और 20 टोटल मिला के बन रहा है 20 mm के बराबर, 20 mm के बराबर। तो डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करना कितना है, 20 mm, लेकिन एक्चुअली में इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 की। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेप्थ ऑफ वाटर एक्चुअली अप्लाइड, कह सकते हैं 20 mm डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू 40 mm, क्योंकि इतना तो चाहिए था और एफिशिएंसी 50% है, तो कितना देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा, तो 20 लग पाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, 40 mm के बराबर। आंसर वुड कम आउट टू बी एज 40 mm। क्या आ जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ फील्ड हैविंग सॉइल
विच हैज फील्ड कैपेसिटी ऑफ 30%, एफसी दे रखा है 30% का और पीडब्ल्यूपी दे रखा है 13% का। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन है 80 सेंटीमीटर। इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड व्हेन द एवरेज सॉइल मॉइस्चर ड्रॉप्स टू 20%। हम तब पानी देते हैं जब मॉइस्चर कंटेंट 20% पे आ जाता है, ना कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। कंसिडर डेंसिटी ऑफ द सॉइल एज 1500 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर डेली कंजम्पटिव यूज है पानी का 2 mm, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेटिंग द क्रॉप इज कितना होगा? चलिए ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होगा डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज। of depth of water required for irrigation is how much? Gamma d by gamma water into depth of root zone into fc minus omc। क्लियर है? तो ये बनेगा हमारे पास डिवाइड बाय कंजम्पटिव यूज, ये है 1500, ये है 1000, ये है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। आंसर ये है mm में, 80 सेंटीमीटर इंटू 10 mm, तो 80 सेंटीमीटर को 800 mm में कन्वर्ट कर लिया। ये बन जाएगा 0.30 माइनस 0.20 होल डिवाइडेड बाय कंजम्पटिव यूज है 2 mm पर डे के बराबर। mm से mm गया, इन दोनों की यूनिट पहले कैंसिल आउट हो चुकी है, किसी की यूनिट बची नहीं। आंसर डेज में आ जाएगा, कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हुआ और 0.3 में से 0.2 गया, 0.1 बचेगा। तो 0.1 में 10 का मल्टीप्लाई करके इसको भी खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब बचा ऊपर 15 और 80, तो इसको इससे खत्म कर देते हैं 40। और अब हमारे पास यहां पर बच रहा है ये 15 नहीं, 1.5 होगा। और हमारे पास यहां पर कमिंग आउट टू बी 20%, 80 सेंटीमीटर, 800 mm इन डेज आंसर चाहिए था। ठीक है, अस्सी 2 mm पर डे, 0.3, 0.2 तो 0.1 बनेगा ये, और 0.1 है तो 0.1/10, 10 से 10 गया, बचा 2, 40, और ये बचा 1.5, तो ये तो 60। और 60 हमारा आ रहा है कंजम्पटिव सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो डेली कंजम्पटिव यूज दे रखा है, आंसर तो आ जाना चाहिए, यहां से परफेक्ट आ जाना चाहिए। क्या मिस आउट कर रहे हैं हम? फिर से करते हैं एक बार कैलकुलेशन। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1500 बटे 1000 इंटू 80 सेंटीमीटर का 800 mm हो गया, और ये आ जाएगा 0.30 माइनस 0.20 होल डिवाइडेड बाय 2 mm है ये, mm पर डे। अब देख लेते हैं करके कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। 1500 इंटू 800 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.1, ठीक है, कमिंग आउट टू बी 60 डेज के बराबर। तो हमारे पास यहां पर दिस शुड हैव बीन, डाटा में कहीं ना कहीं पर कोई गड़बड़ी है, अगर है इसलिए हमारे पास आंसर में इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज देयर शुड नॉट हैव बीन एनी डिफरेंस। और डिफरेंस नहीं होता तो हमारे पास इनमें से कोई एक आंसर मैच कर जाता, लेकिन नहीं है, तो हम वही लेके चलेंगे 60 डेज के बराबर।
ठीक है, देयर इज अ एरर, आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर एरर रहा होगा इसलिए आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर 60 डेज ही सही है हमारा। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ सर्टेन मंथ द रेफरेंस क्रॉप evapotranspiration एट अ लोकेशन इज 6 mm पर डे। अगर क्रॉप कोएफिशिएंट दे रखा है और सॉइल कोएफिशिएंट दे रखा है रिस्पेक्टिवली, तो एक्चुअल evapotranspiration क्या होगा? अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बेजल्स इक्वेशन, हमारे पास एक्चुअल evapotranspiration जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हमारे पास क्रॉप का जो कोएफिशिएंट है इनटू सॉइल का कोएफिशिएंट है इनटू हमारे पास जो evapotranspiration है क्रॉप का एट अ लोकेशन जो दे रखा हो वो हम लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास कितना आएगा, हमें mm पर डे में आंसर चाहिए। ये ऑलरेडी कोएफिशिएंट दे रखा है 1.2 के बराबर, ये ऑलरेडी कोएफिशिएंट दे रखा है 0.8 के बराबर, और ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है हमें mm पर डे में। तो यहां से हमारे पास आंसर भी डायरेक्टली mm पर डे में आंसर आएगा। कितना आएगा इसे जरा चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1.2 इंटू 0.8, 0.96 इंटू 6, 5.76, 5.76 mm पर डे के बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज इट इज जो है वो आपको याद रखना है कि बेदल इक्वेशन में एक्चुअल evapotranspiration निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, 5.76 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एक ट्रायंगुलर इरिगेशन लाइंड कैनाल है और इट कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 25 मीटर क्यूब पर सेकंड एट अ बेड स्लोप ऑफ 1/6000। If the side slope of the canal are 1:1 and Manning's coefficient is 0.018, the central depth of flow is equal to कितना होगा? देखो लाइन कैनाल है और डिस्चार्ज हमारे पास कम है और ट्रायंगुलर इरिगेशन चैनल बोला भी है, तो हमें लेके चलना पड़ेगा राउंड बॉटम ट्रायंगुलर सेक्शन। तो स्लोप आर गिवन टू बी 1:1, तो हमारे पास ये थीटा वुड कम आउट टू बी एस 45 डिग्री के बराबर। और हमारे पास हमसे पूछा है सेंट्रल डेप्थ कितना होगा। ट्रायंगुलर सेक्शन में ये पता होना चाहिए कि एरिया इज गिवन बाय, हमारे पास द एरिया इज गिवन बाय वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर, और वहीं पर पेरीमीटर इज गिवन बाय 2y थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। ये हमारे पास जो है वो दो कंडीशन दे रखी होती है किसी भी हमारे पास राउंड बॉटम ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। तो हमें यहां पर जो है वो पूछा गया है सेंट्रल डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होगा और डिस्चार्ज दे रखा है, हमारे पास डिस्चार्ज दे रखा है, स्लोप दे रखा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम बात करते हैं टेकिंग R इक्वल टू ए बाई पी, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर में अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास a बाई पी से y/2, वाई स्क्वायर से y कैंसिल आउट होगा, थीटा प्लस कोट थीटा थीटा प्लस कोट कैंसिल आउट होंगे, ऊपर बचेगा y नीचे बचेगा 2, दिस इज इक्वल टू y/2। अब हमारे पास यहां पर हम इक्वेशन लिखते हैं, यूजिंग q इक्वल टू 1/n, 1/n q इक्वल टू a इंटू वी, और a हमारे पास ऑलरेडी है, v को हम लिख सकते हैं क्या, v कैन बी रिटन एज 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2।
r की पावर 2/3, s की पावर 1/2। तो एरिया हमारे पास है कितना, वाई स्क्वायर। थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1/n इंटू आर। आर कितना है, y/2। और s कितना है हमारे पास, 1/6000 की पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू क्यू, और क्यू दे रखा है हमें 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू, अब y निकालना है। बाकी सब वैल्यूज पता होंगी, कैसे पता होंगी जरा सोचते हैं। थीटा इक्वल टू हमारे पास दे रखा है कितना, आप ले लो टेन थीटा इक्वल टू 1/1, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। और थीटा 45 डिग्री है तो कॉट थीटा भी कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। और कॉट थीटा भी 1 हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/4। क्या लिख सकते हैं इसे, π/4। तो अब जरा देखो क्या क्या लिख सकते हैं इसे। इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर π/4 प्लस 1 इंटू 1/0.018 इंटू y/2 का 2/3 इंटू 1/6000 की पावर 1/2। सारी वैल्यूज पुटअप हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने जाएंगे तो वैल्यूज को इधर लेकर आना चालू करते हैं। ये बनेगा हमारे पास 25 इंटू 0.018 इंटू 2 की पावर 2/3, ये भी ऊपर आया, इंटू 6000 की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय π/4, π/4 प्लस 1, तो π/4 प्लस 1 1.78 इक्वल टू y की पावर 2 प्लस 2/3। तो 3 टू 6, 6 प्लस 2 8, 8/3। तो y की पावर बनेगी 8/3। अब करना चालू क्या करते हैं कैलकुलेटर से। 25 इंटू 0.0018 इंटू √6000 इंटू 2 की पावर 0.67 डिवाइड बाय 1.785, यार है 31.06। तो इसे यहां लिखते हैं, अब हमें इसका करना पड़ेगा क्यूब। तो ये आएगा 2,999,3.0 का हम करेंगे पावर 1 डिवाइड बाय 8, 3.62। तो y आ रहा है यहां से 3.62 मीटर के बराबर। तो क्वेश्चन तो काफी लेंदी हो गया। द क्वेश्चन इज क्वाइट लेंदी, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 3.62 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है अगला, एज पर द लेसिस मेथड फॉर डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल। किसकी डिजाइन की बात चल रही है, लेसी की बात चल रही है।
एलुवियल चैनल के डिजाइन पे बात चल रही है। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बताइए। वेटेड पेरीमीटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज। देखो वेटेड पेरीमीटर के बारे में हम क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू 4.75 रूट क्यू। तो P प्रोपोर्शनल है Q की पावर 1/2 से। तो अगर वेटेड पेरीमीटर बढ़ेगा विद एन इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बढ़ेगा तो वेटेड पेरीमीटर बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर। तो इसको जरा देख लो, R इक्वल टू 5/2 V स्क्वायर बाई एफ के बराबर। तो यहां से R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F से। तो इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, हाइड्रोलिक रेडियस बढ़े, ये हो नहीं सकता। वेटेड पेरीमीटर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज। तो डिजाइन डिस्चार्ज कम होगा तो वेटेड पेरीमीटर हमारे पास, सॉरी ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। वेटेड पेरीमीटर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर। तो वेटेड पेरीमीटर का सिल्ट फैक्टर से कोई रिलेशनशिप अभी तो नहीं है, लेकिन ये समझते हैं कि Q इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी V इज इक्वल टू QF स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। तो वेटेड पेरीमीटर के लिए रिलेशनशिप निकालने भी जाएंगे तो हम Q को अगर इसके टर्म में भी देखें तो भी Q और F डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो हमारे पास F जो है वो Q से हमेशा, अगर हम बात करेंगे तो F के बढ़ने से Q हमेशा घटेगा और Q के बढ़ने से F हमेशा घटेगा, दोनों में हमारे पास इनवर्स का रिलेशनशिप भी बनेगा। तो वेटेड पेरीमीटर बढ़ जाए Q के बढ़ने से और Q के बढ़ने से F बढ़े, कह नहीं सकते। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो हमारे पास एक ही सही आंसर बैठता है, कौन सा वाला, पहला वाला सही आंसर है। अगला सवाल पूछा है, स्टेबल चैनल इज टू बी डिजाइन फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ Q मीटर क्यूब पर सेकेंड विद सिल्ट फैक्टर F एज पर लेसिस मेथड। द मीन फ्लो वेलोसिटी इन द चैनल इज ऑब्टेन्ड बाय। तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, QF बाय 140 की बाय 1/3, ये कुछ भी नहीं होता। Q स्क्वायर F स्क्वायर, ये होता ही नहीं है। 0.48 इंटू Q बाई F, ये कुछ भी नहीं होता। यही एक सही फॉर्मूला है, QF स्क्वायर बाय 140 की पावर 1/6, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगला सवाल पूछा है, द डेप्थ ऑफ फ्लो इन एलुवियल चैनल इज 1.5 मीटर। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है 1.1 का, मीनिंग n इज 0.018। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द चैनल एज पर कैनेडीज मेथड इज। तो कैनेडी की मेथड से अगर देखें तो वैल्यू क्या बननी चाहिए, हमारे पास V नॉट होता है 0.55 m इंटू वाई की पावर 0.64। इसमें हमें एक ये चाहिए होता है और एक ये चाहिए होता है, तो इसका कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पुटअप करते हैं 0.55 इंटू 1.1 इंटू, ये बनेगा हमारे पास 1.5 की पावर 0.64। डायरेक्ट ये आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट हमें। तो 1.5 की पावर 0.64 इंटू 1.1 इंटू 0.55, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.784 मीटर पर सेकेंड। 0.784 मीटर पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली दी करेक्ट आंसर दैट वी कैन हैव हियर। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम इज हाइट h इज b। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द डैम इज g एंड अपलिफ्ट प्रेशर कोएफिशिएंट इज k। करेक्ट रिलेशनशिप फॉर नो टेंशन एट द हिल इज गिवन बाय। तो यहां मान के चलना पड़ रहा है हमें कि हमारे पास ये जो h दे रखा है ये परमिसिबल हाइट है मैक्सिमम, और b जो है वो मिनिमम विड्थ है हमारे पास जो होनी चाहिए। देखो b के रिलेशनशिप 3 है, b मिनिमम इज गोइंग टू बी इक्वल टू, या b क्रिटिकल की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें कोएफिशिएंट दे रखा है अपलिफ्ट का। तो b क्रिटिकल इज इक्वल टू h मैक्स जो होगा अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ g माइनस k इज इक्वल टू
एच मैक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2g माइनस के और इज इक्वल टू एच मैक्स अपॉन म्यू जी माइनस के, म्यू जी माइनस के। तो ये है हमारे पास फॉर नो टेंशन, ये है हमारे पास फॉर नो ओवर टर्निंग, और ये है हमारे पास फॉर नो स्लाइडिंग। तो अगर हमें पूछा है यहां पर कि करेक्ट रिलेशनशिप फॉर नो टेंशन एट द हील इज गिवन बाय, तो नो टेंशन के लिए यही सही बनेगा। तो यहां से एक काम करो, इसे नीचे ले आओ, नीचे ले आओगे तो बनेगा बी बाई एच और इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ जी माइनस के। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, while designing a hydraulic structure the piezometric head at the bottom of the floor is computed as 10 meter। ठीक है, the datum is 3 meter below floor bottom, the assured standing water depth above the floor is 2 meter, the specific gravity of the floor material is 2.5, the floor thickness should be कितना होगा? कंडीशन को ड्रॉ कर ही लेते हैं एक बार। ये हमारे पास हमारा एक फ्लोर है और फ्लोर से जो डेटम है उसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है। फ्लोर के ऊपर पानी कितना है? 2 मीटर का। पूछा है कि हमारे पास डेटम है 3 मीटर बिलो द फ्लोर बॉटम, assured standing water depth above the floor is 2 मीटर, specific gravity of the floor material is 2.5, floor thickness should be equal to how much? ये पूछा है और पीजोमेट्रिक हेड बोला एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर इज 10 मीटर। पीजोमेट्रिक हेड दे रखा है हमें विच इज इक्वल टू 10 मीटर। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी फ्लोर की थिकनेस डिजाइन करने के लिए, तो टी मिनिमम जो होता है इज बेसिकली गिवन बाय एच अपॉन जी माइनस 1 के बराबर, एच अपॉन जी माइनस 1 के बराबर, जहां पर एच होता है हमारे पास प्रेशर हेड। प्रेशर हेड जो भी होगा एट द रेट अप स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम में कोई पानी नहीं है तो डिवाइडेड बाय जी माइनस 1। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम लेकर भी चले यहां पर, तो हमें जी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी 2.5 और हमारे पास यहां पर इट इज गिवन टू अस एज कि हमारे पास यहां पर फ्लोर की थिकनेस पूछ रहा है और पीजोमेट्रिक हेड दे रखा है। डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसे जी माइनस 1 की मदद से, और अगर हम करने भी जाते हैं तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 7। प्रेशर हेड हमारे पास निकालना है हमें, तो प्रेशर हेड अगर निकालने भी गए तो दैट वुड कम आउट टू बी एज कितना आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो मान लो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास हमारा जो प्रेशर हेड होता है, प्रेशर हेड जो हमारे पास होता है इज इक्वल टू पीजोमेट्रिक माइनस द डेटम हेड।
जो कि बन जाएगा हमारे पास कितना, 10 मीटर माइनस 3 मीटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7 मीटर। अब ये तो आ गया प्रेशर हेड। प्रेशर हेड जो है, जो हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर है जो इसको नीचे से धकेलने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से ये बेड अपने आप को रखे हुए है, मतलब बेड का अपना वजन, और ऊपर से पानी है उसका वजन। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल कंडीशन जो अपलिफ्ट प्रेशर है, जो अपलिफ्ट प्रेशर है इज इक्वल टू, हमारे पास हम कह सकते हैं वेट ऑफ फ्लोर प्लस वाटर। अपलिफ्ट प्रेशर में प्रेशर हेड कितना है, 7 मीटर के बराबर, तो गामा वाटर इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लोर कितना है, तो वेट ऑफ द फ्लोर होगा हमारे पास गामा ऑफ फ्लोर इंटू टी थिकनेस प्लस वाटर का वेट कितना बन जाएगा, दैट कैन बी रेफर्ड एज गामा वाटर इंटू 2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एज, हाँ ये बन जाएगा गामा वाटर इंटू 7 मीटर माइनस गामा वाटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू गामा ऑफ फ्लोर इंटू टी, और ये बन जाएगा गामा वाटर इंटू 5 मीटर इज इक्वल टू गामा ऑफ फ्लोर इंटू टी। यहां से लिखते हैं टी इक्वल टू क्या बन रहा है, तो टी इक्वल टू बन रहा है 5 मीटर डिवाइडेड बाय गामा फ्लोर इंटू गामा वाटर। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम, फ्लोर मटेरियल कॉन्क्रीट का है, तो कॉन्क्रीट की हमारे पास जो है फ्लोर मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी 2.5, तो ये वाली वैल्यू 2.5 पता है हमें, तो यहां से टी कितना आ जाएगा 5/2.5 इक्वल टू 2 मीटर के बराबर की थिकनेस आ रही है, तो थिकनेस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 2 मीटर के बराबर। तो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व। अगर हम ये पानी लेकर चल रहे हैं तो यही तरीका रहेगा, पानी नहीं लेके चलते तो वी कुड हैव कैलकुलेटेड डायरेक्टली। तो ऐसे में हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, और दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर के बराबर हमारे पास थिकनेस निकल कर आ रही है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ वियर ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन विथ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल इज शोन इन द फिगर बिलो, द एग्जिट ग्रेडिएंट एज पर खोसलास मेथड इज, क्या होगा। तो देखो खोसला मेथड से एग्जिट ग्रेडिएंट के बारे में क्या पता होना चाहिए, G इज गिवन टू बी एज हेड जो हमारे पास अवेलेबल होता है अपॉन पाई डी इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ लेमडा के बराबर, और वहीं से क्या पता होना चाहिए कि लेमडा होता है 1 प्लस अंडर रूट अपॉन 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहीं से ये भी पता होना चाहिए कि एल्फा कितना होता है इज इक्वल टू बी बाई डी। बी होता है हमारे पास फ्लोर की लेंथ, डी होता है हमारे पास हमारा वर्टिकल शीट पाइल एट द डाउन स्ट्रीम एंड। एक एक करके सारी वैल्यूज दे रखी है, निकालना चालू करते हैं। तो एल्फा आएगा बी बाई डी इज इक्वल टू 1.10/4 इक्वल टू 2.5, और लेमडा आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2.5 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास बनेगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू दिस मच प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 1.846 के बराबर, और वहीं पर जी निकालेंगे तो ये बनेगा एच दे रखा है 5 मीटर, तो 5 मीटर अपॉन पाई इंटू 4 मीटर, डी दे रखा है 4 मीटर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1.846,
ठीक है, तो ये जो हमारे पास लिखा है इसे हम लिख सकते हैं क्या, मैं 5 को नीचे लेके चले जाता हूं, तो जब नीचे लेके जाऊंगा तो दिस वुड कम आउट टू बी एस पाई इंटू 4 इंटू रूट ऑफ 1.846, ये आ रहा है 17.07 डिवाइड बाय 5, तो यार 1. दिस इज कमिंग आउट टू बी g इक्वल टू 1/3.41, तो g निकल के आएगा 1/1 माइनस 3.4, आंसर क्या आ जाएगा, c इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, 1 माइनस नहीं 1 इन 3.4। तो ये था हमारे पास आंसर एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यहां पर हम खत्म करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग और अगले सेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया तरीके से लिए, और हम मिलते हैं अब अगले सेशन में जो कि हाइड्रोलॉजी का। थैंक यू वेरी मच।